Discussing funding the future of real estate. Let me quickly call in Archana Dwivedi ji, OSD Greater Noida Authority. Let's applaud. Thank you. Please, ma'am. May I also call in Mr. Bhupesh Nagarkoti, Senior Vice President, Fairfoxion. Subodh Singh ji, Director Sales, Irish Group. And Dr. Devam Kapoor, Director, Gulshan Homes. All right. So far, I think we all discussed whether you and I can afford to buy a home, but where does the money come from when it comes to funding some of these projects? I think that is what we're going to discuss today. Where does the money lie? Where does it come from? Is there increased funding? And does that funding continue? Are investors really interested in funding some of your and my affordable projects? Not affordable luxury, but affordable projects, because we've seen a lot of conversation around how affordable luxury is doing very well. People are looking to buy affordable luxury. But जहाँ तक affordable housing की बात करें, आपसे जानना चाहूँगी अर्चना जी, जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो वहाँ अक्सर हमें दिखता है कि फंडिंग कहीं ना कहीं नहीं आ रही, ना केवल डेवलपर्स इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उनको उनकी मार्जिन्स नहीं मिलती, बट कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी जो मोमेंटम था अफोर्डेबल हाउसिंग का पिछले 10 सालों में हमने देखा वो वेन आउट हो रहा है. क्या आप इससे अग्री करेंगी? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है, खास करके एनसीआर, आईटी सेक्टर सब में काफ़ी, लेकिन अफोर्डेबल हाउसेस की ज़रूरत तो है. प्रधानमंत्री जी आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं मकान बहुत सारे, लेकिन बिल्डर्स को भी काम करने की ज़रूरत है. और मेन तो बिल्डर्स का ये, आप बिल्डर्स ने प्राइजेस का, लैंड प्राइजेस के बारे में बात उठाई कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं. खैर, बिल्डर पहले से बहुत सारी प्रोजेक्ट अटके हुए हैं. जो हमारे पहले प्रोजेक्ट हैं वो अब हमने काफ़ी सारे अमिताभ कांत समिति के बाद आगे बढ़े हैं जिन पे काम हुआ है, और बहुत सारे पहले के प्रोजेक्ट्स को हमने रजिस्ट्री करवाई हैं. तो उस तरह से पहले के प्रोजेक्ट तो हुए हैं, लेकिन आगे भी बिल्डर्स को इसमें आगे आना चाहिए. जहाँ तक लैंड कॉस्ट की बात है तो हमारे लिए भी जुटाना फंड्स, यही सब कुछ हमारे सोर्सेज होते हैं. लैंड हम सेल करते हैं, फिर आपके और जो टैक्सेस वगैरह, रेंट वगैरह होते हैं, उनसे ही हम सिटी को भी डेवलप करने में भी काम करते हैं. इसलिए सही बात है, उसकी भी ज़रूरत है. अक्सर हम कंप्लेन करते हैं कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, अक्सर हम कंप्लेन करते हैं कि लैंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, पर क्या हम ये भूल जाते हैं कि यही सोर्स ऑफ फंडिंग है सरकार के लिए, बेटर इंफ्रा बनाने के लिए, बेटर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए. सो दैट इज़ द सोर्स ऑफ फंडिंग. Yes, you need good roads, greenery, and all of that cost money. Everything costs money. We have to develop these things. So we need money. We also need money for these developments. Absolutely. The government also needs money. I want to come to you, Bhupesh ji, right now. I think our viewers would like to understand what is the current state of real estate funding in Delhi NCR. Have there been changes due to regulatory changes, economic changes? What's the scene like when we talk about real estate funding? Where's the money coming from? See, actually, I would not talk just about Delhi NCR. If you talk in general about the Indian real estate sector, there are a lot of sources of funding. And I would say we should not look at just the government for providing the funding, because there are multiple sources. There is a lot of foreign institutional investors that are investing in India right now, because there is a growth story. If you look at the decadal growth, जो इंडिया में अभी हुआ है रियल एस्टेट में 2021 से 2030 में जो होने वाला है, करीब 500% का जंप है. जो 200 बिलियन पे हम 1 ट्रिलियन हम पहुंच जाएंगे शायद 2030 तक. तो यही ग्रोथ स्टोरी बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है, जिन्होंने पिछले साल 3 बिलियन लगाया था. इस साल अभी पहले क्वार्टर में ही, पहले 2 क्वार्टर्स में इनफैक्ट करीब 2.5 बिलियन लग चुका है, विच इज़ अ 45% जंप. अदर देन दैट आई थिंक कुछ पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की अच्छी रही हैं, जैसे कि अभी सेबी ने वेरी रिसेंटली व्हाट सेबी डिड वाज they actually reduced the minimum threshold
ऑफ इन्वेस्टमेंट इन REITs, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, तो 50,000 से उसको घटा के उन्होंने 10,000 कर दिया. आई थिंक दैट वॉज अ वेरी मेजर मूव, बिकॉज 10,000 रुपीज़ डिस्पोजेबल इनकम बहुत फैमिलीज़ की होती हैं. शायद बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो 50,000 टिकट साइज़ में REITs में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं. तो आज किसी के पास अगर 20,000 भी डिस्पोजल इनकम है, दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट. एंड REIT इज़ एक्चुअली सच अ ह्यूज मार्केट. इफ़ आई टेल यू सम फिगर्स, US के अंदर आज market capitalization of US REIT is more than 2 trillion, and India is not even at 50 billion right now. So there is a growth story of around 20 times. मतलब अगर आप देखें तो there is a huge potential. I think this is going to be a major move. So these are some of the sources of funding right now which we are looking at, and that's why we are saying that we will be able to contribute 15% of the GDP, मतलब double हो जाएगा almost. I think this is the growth story, and these are the sources of funds. Absolutely. And we've seen obviously a momentum like never before. I remember some of my own friends who bought a home just after pandemic. They tell me that the homes that they bought for about 40 to 50 lakh rupees are today 70 to 80 lakh rupees. So clearly the home prices have gone up for sure. In the last 2 years, they've doubled and tripled. But source of funding, as you mentioned, has also doubled and tripled. And I want to come to you, Mr. Subodh. Something very interesting Bhupesh ji mentioned, and he said there is an increased foreign institutional investor element, or let's just put it this way, FDI interest in investing in real estate in Delhi NCR particularly, because that's the primary driver, but all around the country for that matter. In your assessment, what is the volume of investment coming in? Are you finding any challenges in securing investments right now? Yes, sure, श्वेता. मैम बैठी हुई है, तो मैं इंडिया और बाकी जगह की बातें नहीं करूंगा. मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट और नोएडा एक्सटेंशन की बातें करूंगा. नोएडा एक्सटेंशन को मैं पिछले 12 साल से और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को देखते आ रहा हूं. हम एफोर्डेबल लग्जरी की बातें कर रहे हैं, बट जो आज घर है ना, वो रिसोर्ट लिविंग कल्चर में जा चुका है. हम घर की तरफ बातें नहीं कर रहे हैं. हम एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, एक अर्बन विलेज में रह रहे हैं. हम घर की बातें नहीं कर रहे हैं. हम फैसिलिटीज़ की डिमांड कस्टमर कर रहा है और वो डेवलपर उसे दे रहा है, राइट. तो जो फंड के सोर्स हैं, वो सोर्स अभी जो लास्ट 2-3 साल से, जिसमें एक नई पॉलिसी आई कि आपको 3 महीने के अंदर 100% पेमेंट देने हैं. पहले क्या होता था कि 10% पेमेंट बिल्डर देता था और 10 साल की इंस्टॉलमेंट हुई, जिससे बहुत आसानी से फंड कस्टमर से सोर्स किए जाते थे. तो अब आइदर बैंक बिल्डर अपने पास से फंड सोर्स कर रहा है, और प्रोजेक्ट लैंड लेने के बाद कस्टमर के फंड से प्रोजेक्ट बन रहे हैं. पार्टिकुलर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अगर मैं बातें करूं तो अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम करते आई हुई है, और शायद ही इंडिया में कोई शहर होगी जो 10 सालों में बसा होगा. अगर मैं पूरे इंडिया की हिस्ट्री उठाकर देखूं तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट से फास्टेस्ट बसने वाले शहर मुझे पूरे इंडिया में कहीं दिखाई नहीं देता है. ठीक है. तो पैसे कस्टमर के हैं और बिल्डर के हैं. मुझे कोई तीसरा सोर्स पार्टिकुलर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में दिखाई नहीं देता है. Okay, interesting. So parts of, I believe some of this investment, I want to come to you, Bhupesh, back to you. Some of this FYI interests or FDI that we are seeing, is it particularly coming in commercial space? Maybe not so much in residential space. Yeah, definitely, because I was talking about the real estate sector as a whole. Okay. I was not talking about just housing. So definitely there, in fact, REITs typically they always invest in commercial. Absolutely. Largely because the ROI is good. So building big malls, building yes, already ready malls which are giving good rentals, so ROI अच्छा आएगा. And having said that, I think देखिए, source of fund ultimately हमेशा customer ही होगा. बिल्कुल. Ultimately. हाँ जी. Because जो product को consume कर रहा है ultimately पैसे तो वही देगा उसके. बिल्कुल. कोई भी चीज़ है ultimately वो client ही देगा पैसे. But the point is कि उस project को complete करने के लिए या उस प्रोजेक्ट को उस मतलब डिज़ायर टाइमलाइन में कंप्लीट करने के लिए देयर आर स्टिल मैनी सोर्सेज. आई थिंक मतलब अगर ऐसा कुछ हो पाए, बिकॉज आई हैव सीन दैट ड्यूरिंग द लैंड एक्विजिशन स्टेज देयर इज़ नो सोर्स ऑफ फंडिंग. मतलब अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो बैंक लैंडिंग अवेलेबल जब आप लैंड एक्वायर कर रहे होते हैं.
आई थिंक इफ देयर कुड बी अ मैकेनिज्म जिसमें डेवलपर को लैंड एक्विजिशन के टाइम एक फंडिंग मिल जाए, मतलब सॉल्यूशन टू दैट कुड बी यू कुड गिव बेस्ड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड यू कुड हैव अ इंटरेस्ट रेट, आप थोड़ा ज़्यादा कम चार्ज कर लीजिए. आई थिंक दैट वुड गो अ लॉन्ग वे इन कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड विद इन द क्वालिटी दैट is being committed to the clients. Okay. Devam, let me get you in this conversation. I think one of the key challenges that a lot of buyers have faced in the last year or so is the high cost of capital. Now, we are in a high interest rate regime, which essentially means it's difficult for us to get that loan and be able to pay up those EMIs. How has that impacted residential projects, real estate projects for you? Because a higher interest rate regime affects not just borrowers' ability to borrow that money, our ability to get a house, but your ability obviously to raise the same funds that you were hoping to raise, let's say about 5 years ago when interest rates were relatively lower. Very nice question, and of course the answer is very obvious. It has negatively impacted the market. But because real estate as a whole, getting up the whole after the COVID, everybody wanted to come out and invest, and the investors are back in the game. So therefore, there's not much a challenge. Exactly why I asked. It's not so obvious a question because to me, this is one segment. It's like लोग बोलते हैं market कितना भी down है, शादियाँ तो होंगी ही होंगी. तो market कितना भी down हो, cost of capital कितनी भी high हो, लोग घर तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे. Only because of the capital appreciation that is happening, right? Everybody wants to make money. Let's say 10 years ago, where people's money was stuck in a project, the price point was 5,000 rupees per square feet. Obviously, the project was delayed somewhere, and what happened was, now after COVID, because the price has gone up to 20,000 rupees per square feet, people are silent. They're like, okay, it's good that we delayed and we didn't get our flats. Now they want to resell it, and now everybody, people are even taking out their money from out of the markets and investing in real estate. Absolutely. It's an inversely proportional relationship, but the beauty is this 10 years is for infra. And we contribute indirectly 47% to the GDP of the country. Right. I also want to share one point. I love the topic funding the future of real estate. So just to add 2 bits on that aspect, now how to tackle the high cost of capital. See, fractional ownership is coming up. Yeah, special purpose vehicles are being created where all the investors coming together as subscribers. And that's how lands are being bought. That's how your entire assets will be divided into different tokens. And then this is how, because every 10 years, the generation shifts. Yes? So, and more REIT, like he rightly said, REITs are just a very nascent concept right now. Real money will come in REITs, and there are smaller REITs being created. So that's about it. In fact, let's talk a little bit about REITs. Bhupesh, I want to come back to you since you mentioned it. We are talking about fractional ownership, which means there'll be a lot more interest. People with lower ticket size, with lower ability to be able to pay will also be able to participate. How do you see REITs really changing the game for real estate? I think it will be a major game changer because the problem traditionally with the real estate investment, see, real estate as an asset class has always fetched very high returns. See, there are traditionally, आपके पास क्या options होते हैं? आप gold में डाल देंगे पैसा, stock market में डाल देंगे. अगर आप पिछले 2 decades उठा के देखेंगे, I think the return that you have got on real estate has always been much higher, although जबकि gold का rate भी बहुत बड़ा है. So there are a lot of people who actually want to invest in real estate, but the problem is the ticket size. Right. आपको मतलब लाखों में तो करनी ही पड़ेगी कम से कम बात, अब तो खैर आज करोड़ों में भी बात हो रही थी. तो कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को, जिस टिकट साइज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इसने. तो आई थिंक अब बहुत वो लोग जिनको पता है मेरी डिस्पोजेबल इनकम 10,000 भी है महीने की, अगर 10,000 भी बचता है तो मैं कहीं ना कहीं छोटा छोटा कुछ डाल के एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट का जिसमें रिटर्न्स आर हायर. सो आई थिंक इट विल सॉल्व अ वेरी मेजर प्रॉब्लम. इट विल गो अ लॉन्ग वे इन द टाइम्स टू कम. All right, that is one instrument perhaps of investing in real estate going forward. Devam, I want to come to you. Sustainability is the new buzzword, and you are, I think, relatively younger in the entire panel. I think prospective customers are looking for sustainable housing. They're looking for housing which are quite in line with lower carbon emission, which are
which are your traditional homes, you know, traditional homes which were known to be more sustainable than the new age concrete buildings that we see. Is there enough funding coming in and demand coming in for sustainable homes? Absolutely. That is the new trend actually. So sustainability is the way to go about it. You know, there are certain materials which reduces the carbon footprint. They're not very expensive also, very aesthetically pleasing also. So, you know, it looks luxurious, but it is in a way affordable when it comes to costing. And, you know, the new generation, next generation, especially after COVID, the whole consciousness of the world have been upgraded. Everybody's moving towards yoga, towards eating healthy, vegetarianism and all of that. Now, these are the trends coming from the Western societies to us back, right? We are the originators. So now you see these are happening. Medicinal trees are planted now in our projects. You know, it's more about, earlier landscaping used to be just a, you know, non-tower area nobody really cared about. But now people really focus there. And in the clubhouses, you see certain hydroponically grown plants, you know, organic farming are coming in our projects. Like Gunshal Dynasty, I'd love to invite you. Absolutely. So these are the new things that we've introduced, and it is very well accepted by people. And it's a demand. It People is are in asking demand, for it. yes. So wellness homes, now wellness is luxury. Sustainability is luxury. Absolutely. You know, because you see the pollution, right? Clearly. So this Absolutely. is something which is the future, and it really adds, it somewhere reduces your cost also if it is done responsibly, and it adds to your top line. So it gives you certain benefit of pricing as well, because these features really are about lifestyle, healthy lifestyle in a project. So it's a win-win for you as well as the Absolutely, customer. 100%. Absolutely. Archana ji, I want to understand from you, ma'am. You know, we're talking about the future of real estate, and you are responsible for the Greater Noida area. What are the key challenges that you have faced in the last year or so when it comes to doing your job with developers, with prospective home buyers? सबसे पहले तो लास्ट 2010 के बाद रियल एस्टेट में काफ़ी स्टिल हो गया था, क्योंकि प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। आपने बताया वो 10% वाला कि 10% लेके मिल जा, उसकी वजह से बहुत सारे डिफ़ॉल्टर्स हो गए थे। तो वो गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई, उसके बाद से हम लोगों ने काफ़ी इस पर काम किया, और हमारे 98 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो लेगेसी स्टाइल प्रोजेक्ट्स थे। उनमें से 76 ने अभी तक इस कमेटी के थ्रू अपने 25% ड्यूज़ क्लियर करके, उसमें हमने 64,000 करीब यूनिट्स थी जिनकी रजिस्ट्री खुल गई है। उसमें से 39 का हम 64,000 थे, जिनमें 39 का कंप्लीशन हो गया है, 31,000 की हम रजिस्ट्री करा चुके हैं, और 8,000 की भी हम करा देंगे। और आगे से हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में हम सारे जो उनके ड्यूज़ हैं वो पहले ही क्लियर करा लेते हैं, इसलिए इनमें आगे से दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे जो बायर्स हैं, जो बेसिकली ये जो घर खरीदने का सपना रखते हैं, और दिल्ली एनसीआर और ख़ास करके ग्रेटर नोएडा के बारे में मैं कहूँगी, इतना पीसफुल है, ग्रीनरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली शायद इसलिए भी प्राइजेज़ बढ़ रहे होंगे क्योंकि ये नोएडा आने वाले नोएडा एयरपोर्ट के बहुत पास है, इसलिए भी लैंड कॉस्ट तो थोड़ी बढ़ेगी। अगर कनेक्टिविटी अच्छी चाहिए, DMIC से इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो अब आगे से आई डोंट थिंक इस तरह कुछ होगा, प्रॉब्लम आएगी बायर्स को होम लेने में, अपना घर मिलने में। और अब इस पे काम हो रहा है, हमारे CEO सर भी काफ़ी इसमें कर रहे हैं, और हम काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट्स को भी आगे क्लियर कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि आगे कुछ बहुत ऐसी दिक्कत आएगी, गवर्नमेंट भी। एब्सोल्युटली भूपेश जी, आई थिंक ये कंसेंसस है जो कि सब कह रहे हैं कि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे वो मोस्टली रिजॉल्व हो चुके हैं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी हैं, होम बायर्स की भी एंड ऑब्वियसली फाइनेंसर्स की, लेंडर्स की रिजॉल्व हो चुकी है, क्योंकि स्टॉल प्रोजेक्ट्स या तो दोबारा किक ऑफ होने लग गए हैं, या हमने ऑल्टरनेटिव उसका ढूंढ लिया है। अथॉरिटी भी ये कह रही है, काफ़ी सारे डेवलपर्स भी ये कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्हाट आर द रिस्क्स to investors in Delhi NCR region going forward, if at all there is any? Now that we have seen demand is up, supply
perhaps supply side could be a problem, because a lot of other players are also suggesting there's not enough supply, there's a lot of demand and pent-up demand, which has been met. Still, supply side lacks right now. But in your assessment, what are the challenges to investors? And investors, by investors, I mean we, the people who are hoping to buy a home, we are investing in that real estate project. What are the challenges to us? See, if you talk about risks, basically, in a real estate investment, as far as I understand, the major risk is non-delivery. अगर प्रोजेक्ट आपका डिलीवरी नहीं होगा तो वो सबसे बड़ा रिस्क है पहले तो. The other is, has that been a trend at all in the last 5 years? see, I think that trend has, that there was a trend that there were a lot of unfinished projects sometime back, जैसे कि सभी कह रहे हैं. Because शायद कुछ, हाँ, वो रिवर्स हो गया है, बिकॉज शायद आज आपको जब लैंड लेनी है तो आपको शुरू में इतनी लागत लगानी है कि see, earlier what used to happen was when you were acquiring land, तो कई बार क्या होता था, developers used to raise funds from a lot of money lenders, and it comes at an interest cost, high interest cost, which is quite high as compared to the normal bank lending rate. तो 18%, 24% पे भी कई बार पैसे लेके आप लैंड एक्वायर करते थे. एंड होता क्या था, इंस्टेड ऑफ द प्रोजेक्ट गेटिंग स्टार्टेड, आपका मेजर पोर्शन ऑफ फंड्स विच यूज टू कम फ्रॉम होम बायर्स और इन्वेस्टर्स यूज टू गेट डाइवर्टेड इन रिटर्निंग दैट लोन, बिकॉज वो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट पे है. तो देयर वाज अ विशियस सर्कल, आप उसमें फंस जाते थे. आज क्या है, आज आपको जब शुरू में इन्वेस्टमेंट आप ले रहे हैं, 40% तो आपको देना ही है, 90 भी देना होता है, पूरा भी देना है पैसा कई बार, तो एटलीस्ट आपकी एक लागत, see, there are a lot of, I should not say this on this stage, but I would say it, there were a lot of people who should not have become developers, क्योंकि शायद उनके पास लागत नहीं थी. See, it is a high capital intensive business. आपके पास पैसा है, आप तभी करिए. तो उस चक्कर में कई प्रोजेक्ट स्टॉल हुए, बट आई थिंक दैट ट्रेंड इज रिवर्सिंग नाउ बिकॉज ऑफ द गुड पॉलिसीज दैट हैव कम अप. सो आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट, बिकॉज स्टिल आई मीन नो मैटर हम वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ बोल रहे हैं. आप मुझे ये बताइए, पूरे दिल्ली एनसीआर में इससे सस्ता मिल कहाँ रहा है? माय पॉइंट इज दैट आप आज सोनीपत चले जाइए, वहाँ भी लैंड के रेट्स और बजट आपके यही हैं. तो आज यमुना एक्सप्रेस भी आज फिर भी अफोर्डेबल है. मतलब व्हेन वी से इट इज़ नॉट अफोर्डेबल कंपेयर टू व्हाट, देखिए एक सर्टेन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और लैंड कॉस्ट जो है वो तो आपको बेयर करनी पड़ेगी. तो ये फिर भी अफोर्डेबल मुझे लगता है. All right. So would you agree that the trend is reversing when it comes to stalled projects and you know, something very interesting you mentioned, Bhupesh ji. You said earlier people would get in the developing business to make money. Now I think you've got to have enough, because it's a capital intensive sector, so you've got to have enough money in order to become a developer to begin with. You know, I want to come back to you, Subodh ji. In your assessment, has the trend reversed? Is it still reversing? What could be the potential challenge that you foresee? क्या-क्या challenges आपको नजर आते हैं when it comes to funding of real estate sector? जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो लैंड कॉस्ट है, जो वन टाइम पे करना है. बट ठीक है, ये मार्केट के लिए करेक्शन भी है. जैसा मैम ने कहा कि 10% पैसे देकर बाकी के पैसे ड्यूज चले गए, उसके ब्याज के पैसे बिल्डर दे नहीं पाए, जिस कारण से इन नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट रुके. तो अब जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसमें कस्टमर के रिस्क बहुत कम है, क्योंकि लैंड फुली पेड अप हो रही है बाय द बिल्डर साइड, और जो बाइंग कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है. फिर भी अगर मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करूं, जो आप इतने देर से इस यहाँ का टॉपिक था, अफोर्डेबल लग्जरी, तो वो सिर्फ पूरे एनसीआर में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ही मिलता है. कि 10,000 और 11,000 या 9,000 7,000 के रेट पर, अगर मैं पूरे एनसीआर की बात करूं, गुड़गांव में 15,000 मिनिमम प्राइस है. उस 15,000 में नोएडा और नोएडा में तो फिर भी अब थोड़ा सा हाई हो गया है लास्ट 1-2 ईयर में, बट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लग्जरियस्ट प्रोजेक्ट भी 15,000 के नीचे है, और शायद कोई प्रोजेक्ट ही 15,000 पे नहीं. आप आज सारे प्रोजेक्ट बेच के ही जाएंगे ये स्टेज से. मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट आइरिस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हमारे प्रोजेक्ट भी हम लोग जितना सोच सकते थे, हर तरह की सुविधाएं उसमें इन्वॉल्व किया है. बिडिंग में लास्ट ईयर लैंड लिया गया था, और बिडिंग के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रोसेस रहा, जिसमें शायद पहले जो भी होता था वो नहीं हुआ, और डायरेक्ट बिडिंग से लैंड मिला, बहुत आसानी से लैंड मिला. और
जो प्रोजेक्ट हमने प्लान किया, जो भी लग्जरी सोच सकते थे या जो आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कस्टमर जो पुराने प्रोजेक्टों में नहीं है, वो सारे हमारे प्रोजेक्ट में है और फिर भी 10,000 के आसपास का रेट है। तो मैं सोचता हूँ कि एनसीआर में ये सबसे अफोर्डेबल लग्जरी है। All right. Irish Group offering affordable luxury in Greater Noida West, particularly. Divam, I think we'll end with you. Pandemic has changed a lot for your sector, and I want to perhaps understand from you: has the pandemic shifted priorities of both investors as well as lenders in the real estate market? And are they more cautious or are they more optimistic today? Are you more cautious today? Are you more optimistic? Everybody is absolutely optimistic today. Even though some people say that, I think it's only 1 year left or 2 years left where the really upside which is coming, the appreciation that has happened, will remain. And some markets you have seen some sense of saturation happening, some sense of market correction happening, which is important, because that's how life is, right? Up and down, and that's how you grow. But 10 years is for infra. Internationally, if you see, everybody is going through a depression, a recession, there are wars happening, and the sentiment says that will increase only outside. The tensions will increase. So naturally, India is the best place to be. So we are strategically positioned as absolutely to be the probably #1 superpower in the world as of now. And the beauty is the income disparity, right? We are a consumer-driven market. And we have consumers on all levels of financial strata. So therefore, because of the consumption and because of the economy booming, and now because we are technologically at par with the world, real estate has been an unorganized sector, but now you see the startups coming in. There are 3-4 drone startups, drone mapping, AI startups are coming, where your construction site monitoring, just by a camera, they can tell whether he's wearing a PP kit or not, a helmet or not, or red flags, right? Even certain robotics, certain machines are coming that are increasing decreasing the time and increasing the rate you can do plaster. Or there's so many technological advancements now happening. So, and you see steel buildings being completed, 30-story building even in India being completed in 24 to 36 months now. So overall, because of this development and everybody coming in our country, so I think it's the best time, and I think still it will rise. There will be some sense of corrections. There will be some sense of saturation, which is necessary, which is important to balance. But I think right now is the time to be optimistic, is the time. And also the risk-taking ability of the entire generation. 10 years ago, people didn't have risk-taking ability. Now, younger students are thinking of building the biggest companies in the world with no experience. And world over, people are willing to fund them. So even real estate will now, see, IT has infused every business. So real estate also will now become a tech-driven business, and real estate will also attract venture capital funds. It will also attract Series A, Series B, different kinds of funding from across the globe. So this is the future, and I think we've not even scratched the surface. Okay, I think we'll leave it at that. A very optimistic note, with the 5th largest economy in the world, all set to be the 3rd largest economy in the world, and of course real estate contributing to over 40% of the GDP today, essentially means that in order to realize our dreams, real estate must grow at par with our aspirations to be a fast developing nation. With that, we've come to the end of it. Thank you very much. And I think I'll also end with a poem, because my colleague Priyanka Sambhav did. And it goes like this: कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो. I think all of you have done that, our real estate players. Thank you very much. Thank you. Thank you.